एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये जो नोटिफिकेशन है, ये 4 अगस्त 2026 को पब्लिक हुई है और इसका जो लेटर नंबर है, वो यहाँ पर मेंशन है। अगर बात करें आगे, तो इस यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए पीएचडी के विभिन्न डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनसे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए। आगे बात करें इसमें, तो इसमें डिटेल एडमिशन नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनटेक, एडमिशन शेड्यूल एंड अदर इंस्ट्रक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो पीजी एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2026-27 को ध्यान से पढ़े और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश पीएचडी रेगुलेशन 2024 को भी पढ़ना है ध्यान से। बोथ अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरने से पहले पीएचडी एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2026-27 और पीएचडी रेगुलेशन 2024 को ध्यान से पढ़ना है। The online process shall commence as per the schedule notice on the university website. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगी। ठीक है, आगे इसमें पढ़ें, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये पीजी एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2026-27 है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हाँ, इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन है और इसके बाद इसमें देखा जाए तो कैंडिडेट है उनको पीएचडी जो उनका रजिस्ट्रेशन करना है वो सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे ये वेबसाइट मेंशन है। इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर पीएचडी एडमिशन। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। आगे बात करें इसमें, आगे बात करें फीस की बात करें इसमें, तो कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन, आपको पैसा रिफंड इसमें नहीं होगा अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो। उसके लिए 1500 रुपए जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 700 रुपए। ये जो 1500 और 700 रुपए है, ये एक्सक्लूडिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस है। जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो 700 या 1500 से ऊपर आपको देना पड़ेगा, जो कि ट्रांजेक्शन चार्जेस में लगेंगे। ठीक है, आगे अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर ऑफ 2026-27 के लिए, तो पीएचडी इन ट्राइबल स्टडीज में टोटल इनटेक 1 है। उसके बाद और यहाँ पे देखिए यूआर के लिए कितना रिजर्वेशन है, तमाम रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी सीटें अवेलेबल है, तमाम चीज यहाँ पे बताई गई है। ट्राइबल स्टडीज के लिए 1 सीट है, पेड इन टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए 6 सीट है, जिसमें यूआर के लिए 2 है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस के 1 है, ओबीसी के 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है। वैसे करके तमाम मेंशन कर रखा है कि पेड इन सोशल वर्क के लिए 1 सीट है टोटल, पेड इन मैनेजमेंट के लिए 4 सीट टोटल, पेडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 2 सीट टोटल, पेड इन जियोलॉजी के लिए 1 सीट टोटल, पेड इन कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 5 सीटें हैं, केमिस्ट्री के लिए 6 सीटें हैं, बॉटनी के लिए 5, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1। टोटल मिला के जो सीटें की संख्या है वो 32 है। यहाँ पे जो आप स्टार देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इसमें आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करें इसमें, हाँ, शेड्यूल की बात कर लें।
शेड्यूल इसका इस प्रकार है कि जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त को आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट का ऑनलाइन वो है 25 अगस्त को। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट उसकी जो लिस्ट पब्लिश होगी वो होगी 1 सितंबर को। पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर कोई उसमें भी क्राइटेरिया है, जो जिनके पास नेट जेआरएफ या पीडी ओनली नहीं है उनके लिए 11 सितंबर को एग्जाम पीडी एंट्रेंस होगा। डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट 21 सितंबर को। इंटरव्यू होगा 1 से लेकर 11 अक्टूबर को। और जो कोर्स वर्क स्टार्ट होगी वो 2 नवंबर से स्टार्ट होनी है। ठीक है, आगे बात करें इसमें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजी एडमिशन। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो पीजी एडमिशन है रिस्ट्रिक्टली, इसमें जो यूजीसी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर है रेगुलेशन 2022 के तहत की एलिजिबिलिटी रहेगी, और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश पीएचडी रेगुलेशन 2024 के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन की एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आगे इसमें बात करें। हाँ, तो कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 साल 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री पूरी कर ली है, 4 साल का जिन्होंने यूजी करके 1 साल का पीजी किया है, या 2 साल 4 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री किया है आफ्टर 3 साल का यूजी, आफ्टर 3 साल के बैचलर डिग्री के बाद, या और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द कोरस्पोंडिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, या आपकी जो क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट है मास्टर डिग्री के विथ 55% इन एग्रीगेट, 55% एग्रीगेट, या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल व्हेनेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो इक्विवेलेंट। जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम चलती है उसके अनुरूप अगर आप इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन और इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड फॉर द जो कैंडिडेट एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज से आते हैं, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एग्रीगेट में, और उनको इक्विवेलेंट ग्रेड में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बात करें, जो जिन कैंडिडेट ने 4 साल 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री किया है और उनके पास 75, उनके बैचलर डिग्री में एग्रीगेट जो है 75% मार्क्स आया है, या उससे संबंधित इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट पर ग्रेड आया है, व्हेनेवर द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड, जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हैं। एनईपी, जैसा आपको पता होगा कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जिन्होंने 4 साल का यूजी किया है, साथ में 75% मार्क्स है उनके एग्रीगेट, वो डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के लिए। तो उनके लिए 5% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, मतलब 5% रिलैक्सेशन है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, मतलब जो रिजर्व्ड है उनके लिए 70% ही इनफ है पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए, और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 75%। तो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन, मैं काफी लंबा इसमें है तो मैं कुछ ही बता पाऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पीएचडी के लिए ट्रैवल स्टडीज में क्या है कि इसमें बताता हूँ, उसमें
कि इसमें वही जो ट्रेडिशनल 2 साल का जो पीजी होता है, 2 साल का जो पीजी होता है, उससे संबंधित है ये, जिसमें 55% यूआर के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, और जिन्होंने 4 साल का यूजी किया है 75% के साथ, उनके लिए ये डायरेक्ट एडमिशन है ट्रैवल स्टडीज़ में। और एसटी, एससी, ओबीसी और जो भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 70%। सेम सभी में वही रहेगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। जैसे कि पेड इन टूरिज्म मैनेजमेंट में की बात करें, टोटल सीट 6 हैं इसमें। तो इसमें जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है एमबीए, टीटीएम, एमटीटीएम, एमटीएम और एमए टूरिज्म, एमएससी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमबीए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमएचएम फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 55% उनको चाहिए इन तमाम कोर्स में, पीजी कोर्स में, पीएचडी में एडमिशन के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। तो सोशल वर्क की बात करें तो यहाँ पे उनका वही सेम चीज़ है, 55% जनरल के लिए और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे बात करें, इसमें अगर 4 साल आपने कर रखा है तो इसमें भी आप एलिजिबल हैं। पेड इन मैनेजमेंट की बात करें, सेम चीज़ है, सेम क्राइटेरिया है, 4 टोटल सीटें 4 हैं इसमें। पेड इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें टोटल 2 सीटें हैं, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, और है 4 साल आपने कर रखा है यूजी, तो 75% अगर आपके पास है जनरल कैटेगरी में, तो आप डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और जो ट्रेडिशनल जो पीजी है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो भी लोग एलिजिबल हैं 2 साल जिन्होंने कर रखा है पीजी। ओके, जियोलॉजी की बात करें, इसमें टोटल 1 सीट है। इसमें मास्टर डिग्री विद जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग, जियोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। 55% जनरल के लिए, 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 4 साल का आपने कर रखा है, 4 साल का स्पेशलाइजेशन जियोलॉजी कर रखा है आपने, या 4 साल का जियोलॉजी होता है। हाँ जी, 4 साल का आपने अगर यूजी कर रखा है जियोलॉजी में ही, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, अगर 75% मार्क्स है आपके पास यूआर में तो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में 5 सीटें टोटल हैं, और इसमें मास्टर डिग्री इन एमटेक, एमसीए, एमएस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, सीएससी, ईसीई, एआई, एमएल, आईटी, आईएस, डाटा साइंस, एमएससी, मैथमेटिक्स और रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो 55% मिनिमम यूआर के लिए, और मिनिमम रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। और आपने एनईपी के तहत 4 साल का यूजी प्रोग्राम कर रखा है, और यूआर में 75% आपके पास है एग्रीगेट, तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के पीएचडी में एनरोल होने के लिए। केमिस्ट्री की बात करें, टोटल 6 सीट है, इसमें भी वही कंडीशन है, 2 साल का ट्रेडिशनल पीजी कर रखा है, 55% है, तो यूआर के लिए, यूआर में तो आप एलिजिबल हैं। और इधर 4 साल का आपने कर रखा है तो 75% यूआर में है, तो आप एलिजिबल हैं पीजी में एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, ये तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो गई वो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई है। अच्छा, उसके बाद बॉटनी में सेम चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी में भी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बॉटनी में बात करते हैं, इसमें मास्टर डिग्री प्लांट साइंस में है आपके पास, बॉटनी में लाइफ साइंस में है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, ये तमाम में आपके पास पीजी है, एमएससी कर रखा है आपने इन तमाम कोर्सेज में, और 55% यूआर में है, और 50% रिजर्व कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल हैं। और आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है 4 साल का विथ 75% इन यूआर एंड 70% इन रिजर्व कैटेगरी, तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ये जो ड्यूरेशन है, मिनिमम तो 3 साल का रहेगा ही पीएचडी, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 6 साल का रहेगा, जब से आपका एडमिशन हुआ है पीएचडी में, तब से काउंट होगा। उसके बाद इफ ए कैंडिडेट फेल टू सबमिट द थेसिस एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड, अगर कोई कैंडिडेट अगर 3 साल में अपना थीसिस जमा नहीं कर पाता है, तो डीआरसी
संबंधित आरएसी की सिफारिश पर थीसिस जमा करने के लिए 2 वर्ष तक 1 वर्ष में 1 बार में 1 वर्ष में 1 बार टोटल मिला के 2 साल का समय बढ़ा सकती है डीआरसी। ठीक है। आगे बात करते हैं इफ ए कैंडिडेट फेल टू सबमिट द थीसिस विद अगर 3 साल प्लस 2 साल 2 साल आपको एक्सटेंशन मिला 5 साल में भी अगर आप किसी कारणवश थीसिस जमा नहीं कर पाते हैं तो शी और मे बी गिवन एडिशनल 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन समय 1 साल और आपको मिलेगा आरडीसीयू की मंजूरी से 1 वर्ष और दिया जा सकता है। इसलिए कुल अवधि 6 साल मतलब 6 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 6 साल के अंदर आपको किसी भी स्थिति में आपको जमा कर देना होगा अपनी थीसिस को। चौथा पॉइंट की बात करें अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 इयर्स पीरियड अगर 6 साल समाप्त हो जाते हैं तो कैंडिडेट हैव टू री रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ तो कैंडिडेट को दोबारा खुद का पंजीकरण कराना होगा और फॉर विच द कैंडिडेट शैल अप्लाई गिविंग द रीजन ड्यू टू विच ही कुड नॉट सबमिट और उनको कारण बताना पड़ेगा कि थीसिस उन्होंने क्यों जमा नहीं किया उनका अपने एप्लीकेशन में ई डेली फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द कंसर्न आरएससी एंड द डीआरसी और इसमें हाँ हाँ इसमें आपको डीआरसी और आरएससी आपको रिकमेंड बाय द डीआरसी और आरएससी रिकमेंड करेगी द कैंडिडेट हैज टू सीक री रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 6 वर्ष बीत जाने के बाद उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा यदि 6 वर्ष पूरे होने तक पुनः पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो प्रवेश रद्द माना जाएगा इसमें ये लिखा हुआ है। पांचवा पॉइंट की बात करें the maximum of an additional 2 year can be given through a process of re-registration आपको अगर आप री-रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी प्रक्रिया के माध्यम से 2 अतिरिक्त 2 एडिशनल वर्ष आपको मतलब 2 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे लेकिन पीएचडी पूरी करने के लिए कुल अवधि 8 वर्ष से अधिक नहीं होगी। However, the total period of completion of the PhD program shall not exceed 8 years. 8 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 6 साल के अंदर मतलब इससे पहले जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं और 6 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं तो अगर उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपको 2 साल एडिशनल मिलेगा इसमें, ये लिखा हुआ है। हाँ, however, women candidate and person with disability with more than 40% disability may be allowed a relaxation of 2 years in the maximum duration 8 years. द टोटल पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीएचडी अच्छा इसमें क्या महिलाएं एंड दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट कैसे मिलेगा महिला उम्मीदवार और 40% अधिक के दिव्यांगत्व वाले व्यक्ति को अधिकतम अवधि 2 वर्ष की छूट दी जाएगी मतलब टोटल जो वर्ष है वो 10 साल उनको मिलेगा पीएचडी करने के लिए। आगे बात करें तो प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन इसमें बात करें तो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी ने मार्च 27/2024 को डिसाइड किया था कि एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए कि नेट के आधार पे ही नेट का जो स्कोर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे अपना एग्जाम ले रही थी वहाँ पे नेट के स्कोर के आधार पर ही पीएचडी एडमिशन लिया जाएगा। ये मार्च 2024 में तय की गई थी और एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए लागू किया गया था। अकॉर्डिंगली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है उन्होंने डिसाइड किया है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया था कि नेट और सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्कोर
फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन। तो इन्होंने क्या किया है कि 2024-27 के लिए नेट के या फिर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कोई और है तो उसके आधार पे एडमिशन लेंगे इस वर्ष 2024-27 के लिए। और इसमें हाँ, इसमें जो है 3 तरह का क्वालिफ़िकेशन इसमें रखा गया है। एक तो है कि कैटेगरी 1 अवार्ड फॉर जेआरएफ। अगर जेआरएफ अगर आप हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीएसआईआर हो गया या फिर यूजीसी नेट हो गया, तो अगर जेआरएफ है, तो आप पीडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास सिर्फ़ नेट है, अपॉइंटमेंट एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी है, तो आप जेआरएफ नहीं है, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन जेआरएफ वाला स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप एडमिशन पीडी में एडमिशन के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और एक पीएचडी टू एडमिशन टू पीएचडी ओनली एक कट ऑफ होता है, क्राइटेरिया होता है। इसके माध्यम से आपको जेआरएफ तो नहीं है, लेकिन आपके पास पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी इसके माध्यम से है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। उसके अलावा अगर बात करें कैंडिडेट हू हैव क्वालिफाइड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज यूजीसी, सीएसआईआर नेट जेआरएफ कैटेगरी 1, आईसीआर नेट जेआरएफ और अदर इक्विवेलेंट लेवल जेआरएफ शैल बी कंसीडर्ड फॉर पीएचडी स्ट्रिक्टली एज द प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया है जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी, सीएसआर नेट जेआरएफ कैटेगरी 1 के तहत या आईसीआर नेट जेआरएफ और अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जेआरएफ या एसआरएफ शैल बी कंसीडर्ड पीएचडी एडमिशन। तो वो पीएचडी एडमिशन के लिए माने जाएँगे जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रोविज़न है उसके तहत जो रेगुलेशन 2022 की रेगुलेशन है यूजीसी की। तो अंडर दिस प्रोविज़न 100% वेटेज शैल बी गिवन टू प्रेफरेंस। तो जो वेटेज है 100% वेटेज मिलेगा आपको जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए जेआरएफ का 100% वेटेज उसका मिलेगा। और जो कैंडिडेट ने जेआरएफ क्वालीफाई ना करके कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में पास किया है, जैसे यूजीसी नेट, सीएसआर नेट या आईसीआर नेट और सिमिलर एग्जामिनेशन, तो 70% वेटेज उनको मिलेगा जो जिन्होंने नेट में स्कोर किया उसको 70% का वेटेज मिलेगा और 30% जो वेटेज मिलेगा उनको इंटरव्यू से संबंधित देना होगा। उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। बात करें तो क्वालीफाइड फॉर इसमें क्या है, जिन्होंने कैटेगरी 1 अवार्ड फॉर जेआरएफ है, जिन्होंने जेआरएफ है उनके पास, तो उनको तो 70 नंबर सीधा मिल जाएगा और इंटरव्यू उनको देना होगा 30 नंबर का। तो उनके 100 आउट ऑफ से तय होगा। मतलब उनको उनका जो जेआरएफ होने का मतलब ये है इसमें अगर जेआरएफ जिनके पास है उनको सीधा 70 नंबर मिल जाएगा, बाकी इंटरव्यू उनको देना पड़ेगा। कैटेगरी 2 में क्या है कि जितना उन्होंने स्कोर किया है उसका 70% नेट जो कैटेगरी 2 है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडिशन टू पीएचडी वाला में कैटेगरी में उनको अपना जो स्कोर किया उसको 70% प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसमें से उनकी मेरिट बनेगी। कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन है, पीएचडी टू एडमिशन टू पीएचडी इसमें जितना मार्क्स उन्होंने किया है उसका 70% और इंटरव्यू। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर लेती है 70% ऑफ एक्चुअल स्कोर जो स्कोर आप करेंगे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में उसका 70% और 30 नंबर का इंटरव्यू, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। नोट ओनली स्कोर ऑफ जून 2025 दिसंबर 2025 जून 26 साइकिल यूसीआर सीएसआर नेट एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर एलिजिबिलिटी टू पीएचडी। तो जिन्होंने स्कोर किया जिन्होंने नेट दिया था जून 2025 में, दिसंबर 2025 और जून 26 में, वही कंसीडर किए जाएँगे पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी में। प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 26-27 नेट परसेंटाइल और स्कोर फ्रॉम प्रीवियस साइकिल शैल नॉट बी कंसीडर्ड। पिछले जून 25 से पहले का कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, आगे हाँ, आगे बात करें
द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर, तो जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड, तो मतलब इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जो जिनके पास 3 कैटेगरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। जो सिलेबस है वो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट होगा उसमें, और जो 50% स्कोर करेंगे एंट्रेंस में, वो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको बुलाया जाएगा। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा जो ओबीसी, एसटी, डिफरेंट मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें, हाँ, उसके बाद द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पीएचडी सीट। जितनी पीएचडी सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें है प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय वेटेज, 70% का वेटेज आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिलेगा और 30% का आपको इंटरव्यू में दिया जाएगा। उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। आगे बात करें द मार्क ऑब्टेन्ड जो नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सच एज यूजीसी, सेसा नेट, आईसीआर जो है बाय कैंडिडेट कैटेगरी 2 और 3 बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड, 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो जैसा आपको पता है कि जो कैटेगरी 3 है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो जब आपका इश्यू हुआ है सर्टिफिकेट कैटेगरी 3 का, तब से लेकर एक्सपायरी तक का होना चाहिए अंदर का, और 1 साल के लिए ये मान्य होती है। ये इस बात का ज़रूर ध्यान दें इसमें आप। कैटेगरी 2 और 3 दोनों के लिए है यहाँ पे, दोनों मेंशन है, तो दोनों 1 साल के लिए ही वैलिड इसमें मेंशन है कि 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए मान्य रहेगा। ठीक है, आगे बात करें इसमें द स्कोर ऑब्टेन्ड नेट और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बिफोर, हाँ, इसमें क्या है कि जो अधिसूचना की तिथि के 1 वर्ष से अधिक पुराने अंक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर डेट ऑफ शैल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर एडमिशन टू पीटी सेंटर। 1 साल के अंदर के ही मान्य होंगे, उससे ऊपर के मान्य नहीं होंगे। 10, 26, 27 कैटेगरी 2 एंड 3 के लिए। कैटेगरी 2 और 3 के लिए 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट जो है इश्यू जो कर रखा है नेट ने, सीएसआईआर या फिर यूजी नेट ने, सर्टिफिकेट उसके अंदर का जो एक्सपायरी है उससे अंदर का ही आपके पास होना चाहिए कैटेगरी 2 और 3 में। हाउएवर द केस ऑफ कैटेगरी 1 कैंडी जो जेआरएफ है कैटेगरी 1 जो उम्मीदवार है जेआरएफ है, मामले में जेआरएफ की वैधता उनके जेआरएफ अवार्ड लेटर की शर्तों के तय होगी अनुसार तय होगी, प्रवेश की तिथि तक वैध मानी जाएगी। और जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है उसके हिसाब से ही जो उस पे शर्त है उसके हिसाब से वैध मानी जाएगी। आगे बात करें कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फेलोशिप स्कॉलरशिप अंडर रिकॉग्नाइजेशन, जो भी नेशनल लेवल का एग्जाम है उसके तहत जो क्वालिफाइड हैं, हाँ, तो इसमें क्या है कि यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीआर, डीबीटी, आईसीएमआर, एनबीएचएम या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एनसीएसटी या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी या राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग एनसीपीडी जैसे निकायों द्वारा प्रदान की गई फेलोशिप प्राप्त उम्मीदवार भी सीटीयूएपी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। एंड प्रोवाइड में रिमेन वैलिड फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेटेड, ठीक है। होंगे जेआरएफ और एसआरएफ प्रवेश तिथि पर तक प्रभावी होने चाहिए। समय से समाप्त होने पर उम्मीदवार, अगर समय सीमा समाप्त हो जाती है आपकी, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी।
ठीक है, आगे इसमें बात करें रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन पॉलिसी की। यूआर सीट के लिए क्या है? यूआर की बात करें तो यूआर मेरिट लिस्ट विल इंक्लूड एवरी एलिजिबल कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट हू मीट यूआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल अपियर यूआर। जो अगर मतलब इसमें ये है कि एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आवेदक जो यूआर पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, जो जिनका स्कोर या मेरिट यूआर में बन रहा है, तो युवा स्थिति के लिए वो युवा कैटेगरी में चले जाएँगे। जैसा होता ही है कि अगर आप ओबीसी में हैं और आपकी जो मार्क्स है, मेरिट जो बन रही है, उसमें आप युवा के कट ऑफ के बाहर आ गए या पार कर गए युवा के कट ऑफ को, तो आप युवा कैटेगरी में चले जाएँगे। वो यहाँ पे लागू होगा। कोई भी इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी उम्मीदवार को केवल आरक्षित श्रेणी से होने के कारण युवा सीट के विचार से बाहर नहीं रखा जाएगा, ठीक है? उनको सीट मिलेगी। एडमिशन टू यूआर स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड, जो यूआर सीट जो जो मिलेगी आपको वो पूरी तरह मेरिट बेस्ड होगा। आगे इसमें बात करें तो रिजर्वेशन फॉर इसमें बात करें तो रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी। एसटी, एससी रिजर्व सीट आर ओपन टू कैंडिडेट हू हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेरिट यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसमें यूनिवर्सिटी आपको एसटीएस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको मतलब लगेगा, वेरीफाई किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसटीएस सर्टिफिकेट। और जो सर्टिफिकेट है कुछ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसी के द्वारा होनी चाहिए। द कास्ट टाइप मस्ट अपीयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिस, ठीक है? तो इसमें है कि जो जाति जनजाति का नाम भारत सरकार की अनुसूचित में होना चाहिए और प्रमाण पत्र जाति का नाम एसटी स्थित जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश से स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करें हम लोग, तो इसमें सेम है कि ओबीसी जो रिजर्व सीटें उन उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय पीटी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, ठीक है? आवेदकों को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में चाहिए जो वेरीफाई होगा। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये यूआर में माने जाते हैं। सिर्फ ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, तभी आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में माने जाएँगे। और ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। और द एप्लीकेशन कास्ट मस्ट बी लिस्टेड, जो एप्लीकेशन की कास्ट है वो मेंशन होनी चाहिए सेंट्रल लिस्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर के तहत। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें सेम चीज़ है, 31 मार्च 2026 तक का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्वे करना चाहिए। इसमें अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला है इनको एडमिशन में। और एप्लीकेशन मस्ट सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड डिस्टिलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन यूजी प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। इनके इनके तरफ से ये सेल्फ अटेस्टेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। किसी प्रकार का विवाद होता है तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड, अगर कोई तो विवाद होता है तो मेडिकल बोर्ड के सामने आपको आना होगा और बोर्ड ही फैसला लेगी कि वो रिजर्वेशन के लिए पीडब्ल्यूडी में आते हैं या नहीं आते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड जनरल रूल की बात करें तो सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस मस्ट बी इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो जो भी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी गाइडलाइन के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार की तरफ से नियुक्त मतलब बने होने चाहिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ही माना जाएगा वैलिड सर्टिफिकेट। एक्सटेंशन टू सबमिट कैटेगरी, और आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कि आप अपनी कैटेगरी मतलब अभी गए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका हो गया और आप कह रहे हैं कि नहीं हम बाद में देंगे सर्टिफिकेट, कोई प्रोसेस में बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं।
आपको ऐसे नहीं माना जाएगा, आपको कोई तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कैटेगरी सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए। आगे बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो पहला है द सिलेबस ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है कि 1 मिनट ओके, अच्छा, तो सिलेबस जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो डिपार्टमेंट वाइज़ डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के जो डिपार्टमेंट है उसमें उनकी साइट पे इनका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो मेंशन है, वहाँ चेक आउट कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट टू नॉट टू ऑफर द प्रोग्राम इन एनी यूनिवर्सिटी का पास अधिकार है कि किसी प्रोग्राम में वो पीडी ऑफर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एडमिशन रीजन इफ द रिस्पांस ऑफ द प्रोग्राम इज इनएडिक्वेट द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी विल फाइंड। ठीक है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन विल बी गिवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही जो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मिलेगा आपको, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे रूल चलेगा। उसमें ये तमाम आपके पास गाइडलाइन है, आप इसको इंस्ट्रक्शन है, इसको आप ज़रूर देख लें, पढ़ लें। इसमें इम्पोर्टेंट बताने के लिए कुछ ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, इस वाले में बात करें 4th नंबर में, तो इसमें जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट है कि जो पात्रता सुनिश्चित करना पूरी तरह से उम्मीदवार को अपनी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक है? और आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अदर रिक्वायरमेंट बिफोर सबमिटिंग, और आपको फॉर्म भरने से पहले जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको देख लेना होगा। तो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटेंडिंग एग्जाम इंटरव्यू मैंडेटरी आर ठीक है। इसमें ये है द इंस्ट्रक्शन आर सब्जेक्ट टू अल्टरनेशन एंड मॉडिफिकेशन एंड द सेम विल बी नोटिफाइड। हाँ, इसमें ये मेंशन कर रखा है, ये निर्देश बदलाव और संशोधन के अधीन है और इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। ये निर्देश केवल जानकारी के लिए है और यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यूनिवर्सिटी को रेगुलर देखते रहें, जाते रहें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के लिए। 6 की बात करें तो केवल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश अधिकार नहीं मिल जाता है। नॉट एंटाइटल्ड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एनी प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी। प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यह मेंशन है। इस 7वें पॉइंट में ये है कि अगर कोई उम्मीदवार इवन इफ ए कैंडिडेट इज प्लेस्ड इन द एडमिशन लिस्ट, अगर कोई उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश सूची के स्थान प्राप्त कर लेता है, तब भी यदि वो पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता तो उसे प्रवेश नहीं जाएगा। आप भले ही आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, नेट निकाल लिया, तमाम चीज़ कर लिया आपने, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर पूरी नहीं करते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो एडमिशन ग्रांटेड विल बी कैंसल एट एडमिशन जो आपको मिला है वो किसी भी समय कैंसल कर दी जाएगी अगर अगर आपको के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, झूठा है, किसी भी स्टेज पर। इट इज़ फाउंड द कैंडिडेट डज़ नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड। किसी प्रोग्राम के लिए अगर फुलफिल नहीं कर रहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आपको किसी समय पर आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो व्यक्तिगत इसमें ये मेंशन है कि व्यक्तिगत प्रवेश परीक्षा के अंक, रैंक और चयनित प्रतीक्षा सूचीबद्ध उम्मीदवार को सूची प्रवेश कार्यक्रम निर्देशों के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद बात करें इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि
नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें। 10वां अगर बात करें इसमें, तो उम्मीदवार की पात्रता सत्यापन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड किए दस्तावेज के आधार पर प्रवेश सीमित या संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। आपने जो अप्लाई किया डॉक्यूमेंट उसके तहत ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसका सत्यापन किया जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान कुछ दस्तावेज असंतोषजनक पाया गया, अनसैटिस्फैक्टरी पाया गया, तो उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, 11 की बात करें इसमें, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर एन ऑफलाइन इंटरव्यू ऑन द नोटिफाइड। जब डेट समय आएगा तो कैंडिडेट को ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आना होगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर, किसी प्रकार का ऑनलाइन इंटरव्यू संभव नहीं, एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। 12 की बात करें, कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसीडर पीडी। अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होते हैं तो आपको पीडी एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। 13 की बात करें, 13 की बात करें तो फेलियर टू डिपॉजिट, अगर आपने एडमिशन पाने के बाद एकेडमिक फी जमा नहीं की, गिवन एक जो टाइम मिला है आपको उसके अंतर्गत, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट कैंडिडेट वेट लिस्ट में है उनको ऑर्डर में, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, प्रोविजनली एडमिशन मिल जाएगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट, यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है कि जो इनटेक है किसी प्रोग्राम में, जो सीटें हैं उसको घटाया बढ़ा सकती है। 15वां पॉइंट है, द यूनिवर्सिटी आल्सो रिजर्व टू राइट टू नॉट टू ऑफर, उनके पास ये भी अधिकार है कि किसी प्रोग्राम में वो पीडी ऑफर करे या ना करे, इफ़ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो नहीं भी कर सकती है। फॉर एडमिशन क्वारी, अगर आपको कोई समस्या है एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप इनको इस मेल पर आप उनसे कोई क्वारी साझा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फुल डिस्कशन डिटेल बता दिया है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, कैसे क्या प्रोसीजर है, तमाम चीज़ें। अगर आपको अ, कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो ज़रूर पूछें, और अब आप चाहते हैं कि कोई और भी कोई वीडियो किसी और टॉपिक पे बने तो भी मुझे बताएँ। अगर अगर वो मेजॉरिटी में अगर आएगी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।